आज टॉपिक हम अभी एम्पियर सर्किटल लॉ और इसके एप्लीकेशन को ले रहे हैं। ये क्लासेस थोड़ी फास्ट रहेगी, आप पूरे ध्यान से देखेंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक को पहले नहीं पढ़ा है, तो आपको जहां भी कोई चीजें समझ में नहीं आती है, आप उसको वीडियो को पॉज कर लेंगे, फिर से रिप्ले करेंगे और उस चीजों को देखेंगे। इसके अंदर एम्पियर सर्किटल लॉ, उसके तीनों एप्लीकेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ का मैग्नेटिक फील्ड में, सोलेनॉइड का, टॉरॉइड का एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट का, ये टॉपिक है। अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे और भी वीडियो मैग्नेटिक फील्ड पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे और अलग टॉपिकों पे है, आप रिप्ले करके देख सकते हैं पीछे। और अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये मालूम होगा। दूसरी चीज ये, हमारे चैनल को अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा ले, क्योंकि मैं इसमें अलग अलग वीडियो डालता रहा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इसमें रिलेटेड कोई भी टॉपिक या चीजें नहीं समझ में आती तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया हूँ वो एम्पियर सर्किटल लॉ टॉपिक है। और एम्पियर सर्किटल लॉ मैंग जो गॉसिस थ्योरम है उससे काफी मिलता जुलता इसके अंदर कंसेप्ट है। एम्पियर सर्किट लॉ के कंसेप्ट गॉसिस थ्योरम से मिलता है, तो मैंने यहाँ पे गॉसिस थ्योरम को भी पहले लिखा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। एम्पियर सर्किट लॉ कहता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये कहते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to mu naught times of the total charge enclosed by Gaussian surface. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, डीएल लाइन इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है ये इसके लूप, ये क्लोज लूप के लिए है। इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट इज व्हाट? म्यू नॉट इज कांस्टेंट एंड आई इज करंट इनसाइड द लूप। करंट इनसाइड द लूप का यहाँ ये पॉइंट आता है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं गॉस थ्योरम की बात करूं तो गॉस थ्योरम में यहाँ पे ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। तो जिस तरीके से ऊपर में एम्पियर सर्किट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी तरीके से गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे जो डीएल लेंथ होता है, जो हमने एम्पियर सर्किट लॉ में किया, डीएस में गॉसियस थ्योरम में उसकी जगह पे एरिया आता है। वहां म्यू नॉट इंटू आई है, यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। तो ये यहाँ पे पहला चीज हो गया। इस चीज को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए जो बायोट सेवर्ट्स लॉ आपने पढ़ा होगा, तो बायोट सेवर्ट्स लॉ में क्या होता है, डीबी इक्वल टू जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर आता है, जो यहाँ फिगर में दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल कंडक्टर है, वो थीटा डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो डीबी है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। उसी तरीके से फिर और तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है, यहाँ म्यू नॉट कांस्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप फॉर्मूला लगाते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो ये जो कांस्टेंट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का कांस्टेंट है, उसके अंदर म्यू नॉट कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में E डॉट डी एस होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी जो Q होता है वो Q इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस होता है। और एम्पियर सर्किट लॉ में करंट जो होता है इनक्लोज्ड बाई गॉसियन थ्योरम होता है। तो ये यहाँ पे चीजें आती है। एक क्वेश्चन है कि जब मुझे मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला गॉसियस थ्योरम ने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर एम्पियर सर्किट लॉ का क्यों क्यों यूज? तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप जवाब देंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला ऑलरेडी है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, तो गॉस थ्योरम का क्यों यूज? जैसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है तो एम्पियर सर्किट लॉ का क्यों यूज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है तो गॉस थ्योरम का क्यों यूज? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल फॉर्मूला है वो फ्यू चार्जेस के लिए होता है। कुछ चार्जेस 1 2 3 4 चार्जेस है, या उसके नेट वैल्यू उसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम निकाल लेते हैं। लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो, किसी सरफेस के ऊपर हो, किसी कंडक्टर के ऊपर हो, किसी थिन शीट्स के ऊपर हो, तो वहां पे ये सिंपल फॉर्मूला या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम नहीं करता। उसके लिए हम गॉस थ्योरम का अप्लाई करते हैं। सिमिलरली करंट अगर स्मॉल पार्ट्स में हो, स्मॉल लेंथ में हो, या कोई रिंग में हो, तो उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बट करंट अगर लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इन वॉल्यूम के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पे एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं। तो ये दोनों चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया, ऊपर आप देख रहे हैं कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी इज मैग्नेटिक फील्ड एट ए लूप, डी एल इज लेंथ ऑफ दैट लूप। इंटीग्रेशन करके उसकी टोटल लेंथ निकालनी होगी। म्यू नॉट इज कांस्टेंट एंड आई इज द करंट इनसाइड द लूप।
इसका स्टेटमेंट जो एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट है वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन ए क्लोज लूप। ये जब भी लगेगा क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, टोटल करंट। आप इसको टोटल करंट यूज कर सकते हैं, म्यू नॉट टाइम ऑफ द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू क्लोज्ड सर्किट। जो भी क्लोज सर्किट है या क्लोज लूप है, उस लूप के अंदर का टोटल करंट लेना है उस करंट का म्यू नॉट टाइम्स करना है और लाइन इंटीग्रल बीडीएल का लाइन इंटीग्रल करना है, तो वो हमारा आ जाएगा। जो अब मैं इस दोनों को, ये गॉस थ्योरम है और इलेक्ट्रिक एम्पियर सर्किट लॉ, दोनों में कंपेयर, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लाइन लगेगा। ये क्लोज लूप के लिए है, ये भी क्लोज लूप के लिए है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं गॉस थ्योरम में, मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एम्पियर सर्किट लॉ में। यहाँ पे डीएस लेते हैं गॉस थ्योरम में, जिसकी एरिया का इंटीग्रेशन करना होता है। यहाँ पे डीएल लेते हैं, डीएल का इंटीग्रेशन करना होता है। इसके अंदर क्यू है, क्यू इनसाइड द सरफेस है, यहाँ पे करंट इनसाइड द सरफेस है, यहाँ पे म्यू नॉट है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है। दोनों के अपने अपने कांस्टेंट है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों फॉर्मूला मेंशन कर दिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज का मेंशन है, तो यहाँ पे आई करंट का मेंशन है। इसके मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट म्यू नॉट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला यूज हुआ है। अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लेता हूँ। ये एप्लीकेशन सोलेनॉइड का है। ये जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हम सोलेनॉइड के लिए एप्लीकेशन ले रहे हैं, तो मैं यहाँ बी ड्यू टू सोलेनॉइड, बी ड्यू टू सोलेनॉइड आ गया। तो बी ड्यू टू सोलेनॉइड के ऊपर अभी जो आप टॉपिक कर रहे हैं, अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक सोलेनॉइड बनाया गया है। ये सोलेनॉइड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सोलेनॉइड है। ये सोलेनॉइड के अंदर वायर रैप्ड किया हुआ है। ये वायर रैप्ड है, इसके वायर के थ्रू करंट जा रहा है और यहाँ करंट निकल रहा है। इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, एनएस, साउथ नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेट हो गया। ये ब्लू कलर की यहाँ पे करंट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ब्लू कलर की करंट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक लूप पी क्यू आर S1 PQ लूप लिया। इसके रूप में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पे PQ की लेंथ को हमने L लिया है, PQ और RS1 को लेंथ को L लिया है, और QR और PQ की लेंथ को स्मॉल b लिया है। इसमें n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल टर्न आप किसी पर्टिकुलर लेंथ के लिए टोटल टर्न आप निकालेंगे, टोटल टर्न, तो टोटल टर्न यहाँ पे NL हो जाएगा, टोटल टर्न यहाँ पे NL हो जाएगा, NL, L लेंथ की टर्न NL हो गई। और यहाँ पे जब आगे जरूरत पड़ेगी तो I जो हम लेंगे, I वो करंट इन वन टर्न लेंगे। ध्यान रखिए I करंट जो होगा इन वन टर्न होगा। तो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ कहता है B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो ये फर्स्ट पार्ट है B डॉट DL और सेकंड पार्ट म्यू नॉट NI जो लेफ्ट और राइट है। तो B डॉट DL आप निकालते हैं, तो B डॉट DL PQRS इस लूप के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले B डॉट DL PQ के लिए, फिर B डॉट DL QR के लिए, फिर B डॉट DL RS1 के लिए और B डॉट DL S1P के लिए लिया। तो बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ये B डॉट DL जो है वो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहला जो PQ है वो PQ आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनॉइड के बाहर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे देखेंगे तो B डॉट DL QR के लिए है। तो QR की जो लेंथ आप देख रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे है। और PS1 का भी जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर और 90 डिग्री पे है। तो इससे हमें क्या होगा कि ये जो B डॉट DL हम निकाल रहे हैं QR के लिए, यहाँ पे cos 90 लग जाएगा और cos 90 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगले स्टेप में हमने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। एंड जो लास्ट स्टेप ये पे है, ये भी B डॉट DL लिखाएंगे। B डॉट DL इसके वैल्यू भी cos 90 लग जाएगा और cos 90 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक केस हमने B डॉट DL RS1 के लिए लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में या DL के बीच में एंगल 180 है। तो यहाँ पे B DL cos 180 होगा, cos 180 की वैल्यू -1 होगा, तो यहाँ पे -BL यूज किया गया और इसकी टोटल वैल्यू -BL आ गया, क्योंकि इस 4 टर्म्स में से 3 टर्म 0 हो गए। पहले टर्म 0 हो गए, दूसरे टर्म 0 हो गए एंड फोर्थ टर्म 0 हो गए। तो एक इसकी वैल्यू आ गई जो -BL यहाँ पे हमने लिखा है। तो B डॉट DL की जब टोटल कैलकुलेशन के बाद हमारा जो फाइनल वैल्यू आता है -BL आता है। बट हम इसमें BL यूज कर सकते हैं, ये सेम डायरेक्शन भी हो सकता है। तो हमारा एक चीज आ गया।
अब यहाँ पे बी डॉट डी एल इक्वल टू हमने म्यू नॉट आई किया है। तो म्यू नॉट आई में आई हमारे पास मैंने बताया कि आई इज द करंट इन वन टर्न होता है, बट ये आई टोटल करंट हमें यूज करना है और एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल टर्न इज एनएल। तो टोटल करंट यहाँ पे कितना होगा, तो हमें नेक्स्ट पेज में यहाँ पे यूज किया है बी डॉट डी एल, हम पहला स्टेप निकाल चुके हैं। अब म्यू नॉट इंटू टोटल करंट लेना है, तो टोटल करंट एन एल आई हमने लिया है, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिखा आई इन करंट वन टर्न, टोटल टर्न एन एल, टोटल करंट एन एल आई हो गया। इस एन एल आई की वैल्यू आप टोटल करंट के साथ यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं। अब इसमें आप और फर्स्ट स्टेप से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब आप यहाँ पे यूज करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हैं, तो बी एल की वैल्यू म्यू नॉट एन एल आई के बराबर हो जाती है, जिसमें एल से एल कैंसिल कर देते हैं और बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई हमारे पास आ जाता है फाइनल फॉर्मूला। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड में एट वन एंड ऑफ द सॉलिनॉइड अगर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू। इसकी डेरिवेशन हमारे सीबीएसई कोर्स में नहीं है, इसकी डेरिवेशन हमारा बाद में आएगा। तो मतलब अगर हम आईआईटी एडवांस की तैयारी करते हैं तो इसके लिए आएगा, तो हम इसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज टॉरॉइड। ये एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड हमने किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड देख रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड में आप देख रहे हैं, तो टॉरॉइड होता क्या है कि टॉरॉइड यहाँ पे जो आप एक बीच में, टॉरॉइड में क्या होता है कि ये आप जो देख रहे हैं ये एक रिंग है, सॉलिड रिंग है, मेटेलिक रिंग है, और इसके ऊपर एक वायर रैप्ट किया हुआ है, इसके थ्रू करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। अब ये इसके अंदर का लूप यहाँ पे है और ये बाहर का लूप है, इसमें से करंट जा रही है आ रही है। तो इसमें सबसे पहले हमने इनसाइड के बारे में लिया है, पी इनसाइड द टॉरॉइड इनसाइड द बी डॉट डी इक्वल टू म्यू नॉट आई। बट इसके अंदर जो P1 हमने पॉइंट लिया है, जिसकी रेडियस R लिया है, इस पॉइंट पे ये इनसाइड का एक पॉइंट लिया है, तो इसके अंदर तो कोई करंट है ही नहीं। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई में आई इनसाइड द लूप चाहिए, और डीएल जो हमने सपोज किया है P1 पॉइंट जो इनसाइड सरफेस है उसके अंदर कोई करंट नहीं है। तो B इंटू डी एल की वैल्यू 2 पाई आर कॉस जीरो, और म्यू नॉट इंटू आई की वैल्यू जीरो है, तो जीरो पुट करेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जीरो आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ गया। ये हमें इनसाइड लूप फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब मैं यहाँ पे तो बी डॉट डी एल हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे हम जब सेकेंड पॉइंट लेंगे, सेकेंड पॉइंट बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो आउटसाइड का लूप है ये पी पॉइंट पे एक लूप है, हमने आउटसाइड का एक आउटसाइड P2 पॉइंट पे लिया है। तो बी डॉट डी इक्वल टू म्यू नॉट आई लेंगे तो डीएल की वैल्यू अगेन 2 पाई आर और म्यू नॉट इंटू आई जीरो। ये P2 पॉइंट ये है। P2 पॉइंट पे करंट क्यों जीरो है कि हमें करंट चाहिए नेट करंट, तो जितना करंट यहाँ पे अंदर गई उतना ही करंट बाहर निकल गई, जितना करंट गई तो नेट करंट हमारा आउटसाइड भी जीरो हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करना पड़ा है हमें, और ये फाइनल वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का जीरो हो रहा है। फिर हम लेते हैं एट पॉइंट सी, यहाँ पे सी पॉइंट कहाँ पे है, तो ये हमने इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया है, आप यहाँ जो भी ले लो ऑन द टॉरॉइड ऑन द रिंग ले लिया है। तो यहाँ पे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई है, तो इसकी लेंथ जो है टोटल लेंथ आप निकालते हैं तो टोटल लेंथ इसका 2 पाई आर है, और म्यू नॉट इंटू आई, आई की वैल्यू होती है वही टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालने के लिए आई हमने करंट इन पर टर्न है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल टर्न 2 पाई आर एन हो जाएगा, क्योंकि इस रिंग की पूरी की जो लेंथ होगी वो सरकमफेरेंस के बराबर होगी, और वो 2 पाई आर एन हुई, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो 2 पाई आर टर्न की लेंथ यहाँ पे हो गई। तो इस तरीके से हमारा बी डी एल 2 पाई आर, ये 2 पाई आर एन वन हो, जिसमें 2 पाई आर कैंसिल होकर मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। तो इसके अंदर हमने 3 पॉइंट देखा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड जीरो होगी, टॉरॉइड जीरो होगी, आउटसाइड भी जीरो होगी, सिर्फ ऑन द कोर ऑफ सोलेनॉइड टॉरॉइड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगी। तो इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड जो एम्पियर सर्किट लॉ की 2 एप्लीकेशन लिखी। थर्ड और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो ये रहा, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर कैरिंग करंट, ये टॉपिक हम लेने जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो मैंने इसके यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए हैं।
एक पहला डायग्राम है जो वर्टिकल डायग्राम है, और ये वर्टिकल डायग्राम है, और इसी का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दूसरा डायग्राम है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल डायग्राम यहीं पे देख रहे हैं, इसके अंदर जो सबसे पहले डायग्राम में करंट बाहर बाहर से शो किया गया है, जो आप एरो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं। और ये जो ब्लू कलर का चीज है ये अंदर का कोर पार्ट है, और इसकी सेंटर ओ है, इसकी ओरिजिनल रेडियस आर मान लो, और इसके अंदर भी हम 3 पॉइंट लेंगे। एक आउटसाइड द पॉइंट लेंगे जो बाहर बाहर का होगा, जो P1 है, और एक ऑन द सरफेस का पॉइंट लेंगे P2, और एक P3 हमने अंदर का पॉइंट सपोज किया है। तो P आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस P एंड इनसाइड P3 हमने पॉइंट लिया है। तो सबसे पहले मैं आउटसाइड के ऊपर बांधता हूं। तो आउटसाइड द कंडक्टर व्हेन स्मॉल r डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ओरिजिनल रेडियस, सो b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट i करेंगे, dl इज 2 pi r एंड म्यू नॉट इनटू i, सो b इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2 pi r यहाँ पे रहेगा, b इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2 pi r रहेगा। फिर नेक्स्ट वन आते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस p निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि b डॉट d इक्वल टू म्यू नॉट i, और ये चूंकि बाहर आप ले रहे हैं तो जो भी करंट है ना इसके अंदर आई करंट है, और ये ऑन द सरफेस है, बट आपका लूप बाहर की तरफ है हमारा लूप, तो सभी करंट इसके अंदर आ जाएगी। तो डीएल की वैल्यू इसकी सरकमफेरेंस का जो पेरीमीटर है वो आ जाएगा। तो बी डॉट डीएल इक्वल टू बी नॉट आई, और डीएल की वैल्यू 2 पाई आर हो गई, बी नॉट आई। तो इस तरीके से बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस पे आ गया। और इनसाइड में ये आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर यहाँ भी आ चुका है। ये 2 पाई आर इंटू म्यू नॉट आई हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने आउटसाइड का केस लिया है, तो पहला वाला आउटसाइड का केस है और दूसरा वाला ऑन द सरफेस का केस है। सिर्फ रेडियस का चेंज होगा, तो फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ रेडियस का चेंज होगा। हाँ, लेकिन एक स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑन द सरफेस हमें लेना है, तो ऑन द सरफेस का मतलब जस्ट आउटसाइड द सरफेस लिया जाता है, तो उसमें ऑन द सरफेस के भी करंट इंक्लूड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है इनसाइड द सरफेस। तो इनसाइड द सरफेस आर इज लेस देन आर हमने पहला लिया, और इसके अंदर एक पॉइंट लेना है जो मैंने अभी डायग्राम बनाए हैं, जो हमने अभी डायग्राम बनाए, इस डायग्राम के अंदर ध्यान से सुनेंगे, इस डायग्राम के अंदर सिर्फ करंट को हमने बाहर बाहर शो किया है। जब करंट बाहर बाहर शो किया है तो इसके अंदर कोई करंट नहीं है, तो फिर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई करेंगे, और हमने लूप भी अंदर का लिया है, तो लूप भी अंदर है, तो इसके अंदर कोई करंट होने की जरूरत ही नहीं, कोई करंट अंदर होगा ही नहीं। जब करंट इसके अंदर होगा ही नहीं, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई में आई की वैल्यू होगी नहीं, और ये जीरो हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अब आते हैं करंट आई इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। अब मान लो कि अलोंग क्रॉस सेक्शन अंदर भी करंट पास हो रहा है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे करंट पास हो रहा है, एवरी पॉइंट पे करंट पास हो रहा है। जब एवरी पॉइंट पे करंट पास होगा तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है फिर से। तो मैंने यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर मैं इनसाइड का केस ले रहा हूँ, तो इनसाइड का केस ले रहा हूँ, और आई करंट आई ही है, और आई पूरे क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है पाई आर स्क्वायर में करंट आई है। लेकिन मुझे चाहिए अपने वाले पार्ट में म्यू नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में, मतलब इतने वाले पार्ट में ही करंट चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर पूरे एरिया है, मतलब पूरा वाला एरिया है, इसके अंदर करंट आई है, बट मुझे एक छोटे से पार्ट में करंट चाहिए। तो मैंने पूरे एरिया का करंट आई ले लिया, फिर यूनिट एरिया का आप निकाल लेंगे, फिर इतने वाली एरिया का निकाल लेंगे। तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आ गया। तो हमने यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि बी डॉट डी इक्वल टू म्यू डॉट आई हो गया। तो आई डैश हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब यहाँ पे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश करेंगे। ये आप ध्यान रखें, ये आप थर्ड का केस ही कर रहे हैं, इनसाइड द लूप ले रहे हैं, जब करंट यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर यहाँ डीएल की वैल्यू 2 पाई आर करते हैं, और आई डैश की वैल्यू आई आर स्क्वायर बाई ये करते हैं, आर से आर कैंसिल कर देते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सिलिंड्रिकल कंडक्टर के हमने तीनों केस किए। इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड और ऑन द सरफेस जो नॉर्मल फॉर्मूला से है, इनसाइड के अंदर थोड़ा सा सोचना है। अगर करंट नहीं है इनसाइड तो जीरो है, अगर है तो एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से करंट निकाल देना और इसकी वैल्यू को लिख देना है। दिस इज द मेन केस। अब यहाँ पे चूंकि एक ग्राफ भी आता है, तो ग्राफ को समझाने के लिए मुझे एक चीज करना है। सबसे पहला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है और इस किस चीज को सिंबॉलिक है, क्या मतलब यहाँ पे ग्राफ में? तो ग्राफ में मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में आउटसाइड का केस है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है आउटसाइड के केस में।
और ऑन द सरफेस में बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, बट ये ऑन द सरफेस में आर तो रेडियस फिक्स होती है और स्मॉल आर की मिनिमम वैल्यू कैपिटल आर होती है। ध्यान रखिए, स्मॉल आर की मिनिमम वैल्यू कैपिटल आर है, तो जहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मिनिमम है, तो वो वैल्यू उसकी नेट वैल्यू मैक्सिमम होगी। और थर्ड केस 3b का केस में इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, बी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर, आर आ चुका है। ये इनसाइड का केस है जब करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही है। तो ये ग्राफ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में यहाँ पे क्या है कि करंट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ इनसाइड और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये लेस देन आर का है, ऑन द सरफेस का है, आउटसाइड का है। और अगर इनसाइड में करंट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो अंदर ग्राफ बनेगा ही नहीं, यहाँ पे जीरो ग्राफ है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है नहीं और आउटसाइड का भी आर स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीटली तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे काफी इस चैप्टर में टॉपिक में अलग अलग चीजें हैं जिसको आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप मेरी से क्लास, ये अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सारा एम्पियर सर्किट लॉ का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा है। तो इस तरीके से फिर भी अगर कोई डाउट्स टॉपिक आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं नित्यानंद फिजिक्स की क्लास ले रहा हूँ और ये फिजिक्स की क्लास हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। आप मेरे से इस नंबर पे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं 9811711105। और हमारे वीडियो को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच में, स्टूडेंट्स और भी जो क्लास 12th में हैं, 11th में हैं, या जिनको ये भी वीडियो जो साइंस फिजिक्स पढ़ते हैं उन सभी को ये शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड I hope you have enjoyed this topic, and we will do next topic in next video. Thanks.